वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू की क्लास 13th है। तो इस क्लास 13 में फैमिली लॉ के केसेस को क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। तो उसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग ऐसे ही क्लासेस को सेशन को शेयर करिए। और जेआरएफ अड्डा और यूजीसी नेट लॉ कॉमन दोनों चैनल पे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, कंटिन्यूअसली अगर सारे क्वेश्चन आप अच्छे से वॉच करोगे, डेफिनेटली यू विल सी कि आपका स्कोर कितना हाई तक जा चला जाएगा। बस आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए, सेशन को शेयर करिए एंड लाइक करिए और प्रॉपरली पूरा क्लासेस को देखिए। डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस चैनल। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूजीसी नेट लॉ चैनल है हमारा, सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहती है। तो क्लास को हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स? इसमें से जो कौन सा ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं है जो वाइफ को सेक्शन 13 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू वाइफ अंडर जो 13 क्लॉज 2 है हिंदू मैरिज एक्ट का? देखेंगे, एक पहला क्लॉज बात करता है, फिर 1A बात करता है, फिर बात करता है 13 क्लॉज बी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्लॉसेस बात करते हैं। आप लोग बताइए, तो कौन सा ऐसा है जो कि वाइफ को ग्राउंड नहीं मिला? देखो, 13 क्लॉज 2 में एक तरह से वो ग्राउंड जो केवल और केवल एक लेडी को अलग मिला है, प्री एक्ट बाइगेमस मैरिज, पति का अधिनियम पूर्व, उसका पहले से जब से शादी करी थी ऑलरेडी उसकी बाइगेमस लाइफ वाइफ ऑलरेडी थी, तो वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। रेपुटेशन और वो मैरिज को रेपुटेट कराना थी। क्यूरल्टी बाई हस्बैंड का अलग से ग्राउंड है, ये 13 क्लॉज 1 पे दिया गया है, तो यहां पे उसे अलग से क्लेम नहीं कर सकते आप। और यहां पर हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप सेरेमनी हॉस्पिटैलिटी का बेसिस में है, तो हमको दे देंगे। तो इसका फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात करते हैं। तो यहां पर हस्बैंड मैरिज एंड बिफोर एक्ट आने से पहले अगर उसका कोई भी हस्बैंड या वाइफ या फिर हस्बैंड पहले से वाइफ थी, तो वो बाइगेमस मैरिज में यहां पे डील कर। रेपुटेशन, वाइफ की जो एज थी, वाइफ 15 साल से पहले उसकी शादी हो गई थी, अब 18 साल की होती हो गई है, तो मैरिज को रेपुटेट कराती है। ठीक है, ये क्यूरल्टी बाय हस्बैंड नो, क्योंकि ये एक तरह से जनरल ग्राउंड दिया गया है, अंडर नॉट वाइफ को नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों को ग्राउंड दिया गया है। हस्बैंड ग्राउंड, यस। ठीक है, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉल्ट ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? कौन से जो ग्राउंड है फॉल्ट ग्राउंड है डाइवोर्स के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पे? Which of the following are the fault ground of divorce under the Hindu Marriage Act 1955? तो यहां बेटा हो जाएगा डिजर्शन, क्यूरल्टी कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड, कन्वर्जन टू नॉन हिंदू रिलीजन। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक जो फॉल्ट ग्राउंड होता है डाइवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट, वो कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉल्ट ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? क्यूरल्टी, डिजर्शन, क्यूरल्टी, कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड, कन्वर्जन टू नॉन हिंदू रिलीजन, क्या हो सकते हैं ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स? बताइए। तो देखो बेटा, फॉल्ट ग्राउंड क्या है? आपकी गलती की वजह से हुआ, आपकी गलती है, क्या है? डिजर्शन है, आप विदाउट द उसको छोड़ के आ गए हो, क्यूरल्टी कर रहे हो। ठीक है, फोर्स कॉन्सेंट ऑब्टेन बाय, ये नहीं होगा फॉल्ट ग्राउंड। ठीक है,
कंसेंट ऑब्टेन बाय नॉन इन कन्वर्जन टू नॉन हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट, कि वापस आप उस जगह पर आ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ठीक है। तो हो जाएगा ए बी एंड डी इज द राइट आंसर, दैट इज सेकंड का फोर्थ इज द राइट आंसर, ए बी एंड डी, ठीक है। तो यहां पर डिजर्शन, क्योंकि अगर 2 साल तो विदाउट रीजन से उसको रोक रहे हो, 2 साल तो वो डाइवोर्स क्लेम क्यूरल्टी कर रहे हो उसके साथ, ठीक है ये। और कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स ऑफ लॉ, ये आपका वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड है, मैरिज वो थी ही नहीं एक्चुअल में, चाहो तो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो, ये वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड है, ठीक है, क्लियर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी, इसमें बात होती है कौन सा जो है मुस्लिम लॉ का प्राइमरी सोर्स ही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कौन सा इसमें हमारे मुस्लिम लॉ का प्राइमरी सोर्स नहीं, सुन्नत, इजमा, उर्फ, कयास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स, तो सुन्नत, इजमा, उर्फ, कयास। तो सुन्नत भी हमारा प्राइमरी, इजमा भी होता है, कयास जो उर्फ है, जो कि कस्टम है, वो नहीं होता। थर्ड का थर्ड इज द राइट आंसर। Urf is a considered a secondary source of Muslim law. It is used when primary source like Quran, Sunnat, Ijma, Qiyas do not provide direct guidance. ठीक है, इस तरीके से। Which one of the following is not a primary source of Muslim law? इसमें से कौन सा जो प्राइमरी सोर्स नहीं है मुस्लिम लॉ का? बताइए फोर्थ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखो बेटा, कयास होता है, कुरान होता है, सुन्नत होता है, फोर्थ का तो कयास भी, कुरान भी, सुन्नत, ये सारे प्राइमरी हो, लेकिन तकलीद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इसलिए ये प्राइमरी सोर्स नहीं होगा। तकलीद क्या है? एक प्रैक्टिस ऑफ जूरिस्ट होता है, डिसीजन फॉलो किया जाता है विदाउट क्वेश्चनिंग, ये कोई भी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं है। ये सोर्सेस कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, इसमें से कौन सा जो है मुस्लिम लॉ का स्कूल नहीं है? शिया और सुन्नी में स्कूल्स होते हैं। तो आपका याद होगा, मैंने आपको बताया था हनाफी, मलकी, सैफीज, हनबली, HMSH, हनाफी, मलकी, सैफीज, हनबली। तो आपकी हनाफी, मलकी, हनबली है, जैदास नहीं है, इसलिए फोर्थ का जैदास इज नॉट अ राइट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट नेम इज जैदा, नॉट जैदा। जैदा इज द सब स्कूल ऑफ द स्कूल ऑफ इंक्लूड हनाफी, मलकी, सैफीज, हनबली, ठीक है। अगला बताइए, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। जो करेक्ट सीक्वेंस है फॉलोइंग सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, उसके बारे में बात करता है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है फॉलोइंग सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का? कुरान, इजमा, हदीस, कयास। बताइए करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखो, सबसे पहले कुरान आता है, सबसे पहले अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुरान, जो एक्चुअल लिखा हुआ है वो। अब कुरान नहीं है तो फिर उसका सुन्नत और अहादीस आ जाएगा, कि कुरान कोई चीज में साइलेंट है, जो तो ट्रेडिशन जो उनके प्रॉफिट साहब के हैं वो हम लोग मान लेंगे, हदीस। फिर इजमा है, अनएनिमियस डिसीजन है और पर्टिकुलर जुरिस्ट। अब वो भी नहीं है तो कंपेयर करे जाएगा आज की प्रॉब्लम से पुरानी प्रॉब्लम, उसके बाद सोल्यूशन दिया जाएगा। तो इस तरीके कुरान, हदीस, इजमा, कयास। तो A C B D, तो सिक्स का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो पहला होगा कुरान जो कि प्राइमरी सोर्स है, हदीस मतलब सेइंग और एक्शन ऑफ द प्रॉफिट, पैगंबर साहब के जो एक्शंस है वो, इजमा मतलब कंसेंसस, जब कुरान और खुदा साइलेंट होंगे जो वह कंसेंसस ओपिनियन जूरिस्ट का बुलाया जाएगा। कयास मतलब क्या है, मतलब मान लो आज की समय में कोई सिचुएशन है, अब जैसे मान लो कि आज के समय में लोग कुछ ड्रग्स ले रहा है, तो ड्रग्स के बारे में तो कुरान में नहीं लिखा है, तो वहां पर कोई पर्टिकुलर या फिर मुस्लिम लॉ में कहा गया कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, ड्रिंक करना सही नहीं है, तो फिर वहां पर लगा जब जब उन्होंने ड्रिंक्स करना मना किया है, अल्कोहल कंजम्पशन मना किया है, तो ड्रग्स के लिए भी मना करेंगे ना। तो वो एनालॉजिकल डिडक्शन निकाले गए, पुराना कुरान या सुन्नत में कोई बात अगर कही गई है तो उसको आज की प्रॉब्लम से हम उसको कंपेयर करेंगे, तो यहां से ये बात आ रही है। इसलिए इसका कुरान सुन्नत आज इजमा मतलब कोई पर्टिकुलर जुरिस्ट का ओपिनियन, वहां पर जो पर्टिकुलर जुरिस्ट है उन्होंने कोई बात पे कुछ कहा है वो हम लोग मानेंगे, तो फिर तीन लोगों की बात, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ फसीद मैरिज, जो फसीद मैरिज होती है सुन्नी लॉ में कौन सा ग्राउंड नहीं होगा, इसके बारे में। सुन्नी लॉ में आप लोगों को पता है एक आता है इरेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ कहते हैं इरेगुलर भी नहीं, मतलब पूरी तरीके से फसीद है, वॉइड मैरिज है, शून्य, इरेगुलर, इरेगुलर मैरिज भी नहीं है, क्योंकि कौन कौन से जो इरेगुलर नहीं होंगे वो दूसरी हो जाएंगी। अब मैरिज विद अ फिफ्थ वुमेन, तो एक तरह का ये इरेगुलर मैरिज का ग्राउंड है, क्योंकि अगर आपने चार शादी करनी थी, वैलिडिटी पांचवी शादी करी, तो पहले को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो, तो इस बेसिस में इरेगुलर है। अनलॉफुल कंजंक्शन भी, अवैध संबंध भी इरेगुलर मैरिज का है। अंडर गोइंग इद्दा शादी विकल्प तो इरेगुलर मैरिज की कंडीशन डाला गया है। लेकिन सेवेंथ का जो फोर्थ है दैट इज मैरिज फॉस्टरेशन, फॉस्टरेज के अगेंस्ट पे जाके शादी करना, वो इरेगुलर क्या वॉइड डिक्लेयर हो सकती है। ये सेवेंथ का फोर्थ इज द राइट आंसर। तो मैरिज वायलेटिंग द फॉस्टरेज कंडीशन इज वॉइड, फर्स्ट मैरिज इरेगुलर बट कैन बी रेगुलराइज, वायलेशन लाइक द मैरिज फिफ्थ वाइन, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो वायलेशन लाइक मैरिज विद द फिफ्थ वुमेन, पांचवी लेडी से शादी इन द पीरियड से नो विटनेस लेड टू फसीद मैरिज, फसीद मैरिज की तरफ लेट करता है, ठीक चलो। अगला बताइए, मूता मैरिज। मूता मैरिज क्या है, टेम्परेरी मैरिज कही जाती है, रिकॉग्नाइज अंडर सिया लॉ, रिकॉग्नाइज अंडर सुन्नी लॉ, अ मैरिज विद अ फिक्स पीरियड, वन इज विद डॉवर नीड टू स्पेसिफाई। बताइए क्या है, वन जहां पर डॉवर होनी चाहिए। तो सीधी बात आप लोगों को पता है, जो सबसे पहली बात जो मूता मैरिज है वो टेम्परेरी मैरिज होती है, एक दिन दो दिन एक साल दो साल के लिए होती है, सिया लॉ में होती है, सुन्नी लॉ में बिल्कुल मना होता है। ये जो मैरिज है वो फिक्स पीरियड के लिए होती है, और वन डॉवर ऐसा कोई जरूरी नहीं, डॉवर सभी में होती है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा, तो ए बी एंड डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऐसा, ठीक है। तो मूता इज टेम्परेरी, रिकॉग्नाइज बाई सिया, फिक्स टाइम, डॉवर मस्ट बी स्पेसिफाइड, इफ नॉट इट इज वॉइड, ठीक है। ए बी डी क्लियर। चलिए अगला बताओ, इफ द हस्बैंड स्वेयर दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर द 4 मंथ और मोर, अगर हिंदू हस्बैंड स्वेयर करता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा अपनी पत्नी से 4 महीने पर, तो वो क्या है, इला जिहर तफीज मुबारक। देखो इसको मलेंगे, देखो जो मुबारत होता है ये तो म्यूचुअल कंसेंट वाला, तलाक तफीज वाला तो डेलीगेट करते हैं। जीहर में मेरे हिसाब से क्या होता था, वो सर्वेंट वाली बात होती है, मुझे क्लियर नहीं आता जीहर में क्या होता है,
आप अपनी पत्नी को किसी दूसरे अपनी बहन से कंपेयर कर देते हो, तो वो एक चीज गलत है। तो वहां पर भी होता है। इला मेरे से इला होगा जहां पर अपनी वाइफ से अगर आप कहते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, तो अगर उसके बाद मानते हो चाह तो फिर आपको तलाक माना जाता है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से तो इला एक तरह कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स है। अगर हस्बैंड स्वेयर करता है कि वो अब्सटेन करेगा सेक्स से फॉर 4 मंथ, द मैरिज डिसॉल्व आफ्टर दैट पीरियड अनलेस रेज्यूम्ड, ठीक है। अगला होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू इद्दत पीरियड, कौन सा इसमें ट्रू होगा विद रिगार्ड टू इद्दत पीरियड। चल आगे बताओ बेटा। इसके ऑप्शंस मैंने नहीं दिए, आप लोग ऐसे ही बताओ। देखो इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से ट्रू निकालते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। इद्दत इद्दत ऑफ द विडोहुड, विडोहुड की इद्दत 4 महीने 10 दिन की होंगी, बिल्कुल सही बात। इद्दत ऑफ द पीरियड, इद्दत बिगिन फ्रॉम द डेट व्हेन शी कम्स टू द नो ऑफ द डाइवोर्स और नॉट फ्रॉम द डेविल, जब जिस दिन से उसे मालूम होगा उस दिन से स्टार्ट करेंगे। नहीं मतलब इसका ये मतलब है अगर आपको डाइवोर्स 10 नवंबर को दे दिया लेकिन मालूम आपको 20 नवंबर से, तो 20 नवंबर से इद्दत स्टार्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इफ द मैरिज इज रेगुलर एंड मैरिज कॉन्सुमेटेड, वाइफ इज अंडर, बिल्कुल मैरिज इरेगुलर है लेकिन कॉन्सुमेट हो गई तो वाइफ, क्योंकि फुल पर्पज क्या चेक करना कि कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, कोई बॉन्ड तो नहीं होने वाला, बेसिकली वही चेक करना होता है इसमें, इसलिए ठीक है। तो ये सी हो जाएगा। इफ द वाइफ ऑब्जर्व इद्दत, अगर वाइफ जो है वो इद्दत ऑब्जर्व कर रही है, हस्बैंड इज माउंट टू मेंटेन है ड्यूरिंग दैट, बिल्कुल सही बात। इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट द पीरियड ऑफ एक्सटेंड टिल द डिलीवरी, बिल्कुल सही बात। तो ए सी डी ई इज द राइट आंसर, बेस बी नहीं है, तो ए सी डी ई बिल्कुल सही बात, ए सी डी ई इज द राइट आंसर, क्लियर। तो इद्दत ऑफ विडोहुड 4 महीने 10 दिन है, वो तब तक चलेगी। इद्दत इज डेट ऑफ नॉलेज नहीं, जिस दिन से प्रोनाउंस होगा इवन इफ सी डजंट नो। इद्दत आफ्टर इरेगुलर मैरिज, बिल्कुल सही बात कही। हस्बैंड मेंटेन लाइफ, बिल्कुल सही। इद्दत, ये सारी चीजें सही हैं मैंने जो बताई थी आप लोगों को, ठीक है। तो अगर वाइफ कॉन्सोमेट हो गई, नहीं कॉन्सोमेट होगी तो हाफ नहीं फॉलो करनी है, लेकिन कॉन्सोमेट हो गई तो, और अगर कॉन्सोमेट हुई नहीं कॉन्सोमेट हुई लेकिन हस्बैंड की डेथ हो गई तो आपको इद्दत फॉलो करनी पड़े, क्योंकि किसी को क्या पता, ठीक है। ठीक है। तो जब तक वो प्रेग्नेंट है तो वो वहां पर दोनों केसेस में फाइल करने, इधर फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से, और फैमिली लॉ की मैराथन भी आप लोग देख लीजिए जाके, आप लोग जो जियादा पढ़ना हमारा मेन चैनल पे वहां पर जाके इसकी मैराथन भी देख लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ के, इसमें मैंने करीब 25 क्वेश्चन कराए हैं, 10-10 यहाँ 45 क्वेश्चन आप लोगों की मिल जाने वाले हैं, और वो 45 क्वेश्चन आपकी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और फिर जब इसका फिर नंबर आएगा फैमिली लॉ में, फिर मैं क्वेश्चन एक्सटेंड करूंगा, और आपको जो अलग से 50 क्वेश्चन फिर से मैं लाऊंगा आप लोगों का उसमें दिसंबर के मंथ में फैमिली लॉ के, तो आप लोगों की कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस आप लोगों को कंटिन्यूसली तरीके से पढ़ाई करनी, चीजों को मेहनत करनी, डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी जरूर करो, जितना शेयर करोगे उतना मैं वीडियोस को, क्वेश्चंस को, उतनी वीडियोस की नंबरिंग को बढ़ाऊंगा। इट इज डिपेंड ऑन यू ओनली, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए बस। चलिए।